हम आकाशवाणी नागपुर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक गर्म रेत पर होठों के निशान। लेखक नारायण ग्वालानी, प्रस्तुतकर्ता त्रिपुरारी कांत शर्मा। गर्म रेत पर होठों के निशान। सच महेश, विश्वास नहीं होता कि तुमने इतने साल इस तरह अकेले गुजार दिए। क्या करता बेचारा, तुमने मेरे साथ जो शादी कर ली है। नहीं, इस बुढ़ापे में भी आपकी मजाक की आदत गई नहीं। क्यों, सच कह रहा हूँ ना महेश। अच्छी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम दोनों की एक दूसरे की ओर लाइकिंग जरूर थी और शायद शादी भी कर लेते, पर आप जानते हैं कुछ सामाजिक रूढ़ियां हैं जो न चाहते हुए भी रास्ता रोक लेती हैं। अच्छा, आप उन्हें मानते हैं? अच्छी, मानना ही पड़ता है। अच्छा, एक बात तो बताओ महेश, तुम उन दिनों अचानक ट्रांसफर लेकर भाग क्यों गए थे? हाँ भाई महेश, हमें भी तो पता चले। हमारी इस बारे में कई बार बात हुई है, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। जहां तक मैं समझता हूँ, तुम प्यार में ठोकर खाकर भागने वाले तो नहीं हुआ। जरूर कुछ और बात होगी। हाँ, बात क्या थी महेश? उन दिनों मैं छिंदवाड़ा के पास बरकुई कोयला खदान के अस्पताल में था। 2-3 दिनों से बरसात की छड़ी लगी हुई थी। अस्पताल में भी खास काम नहीं था। फुर्सत से तंगाकर मैं शाम को क्लब चला गया। उसी रात 11 बजे जब मैं तेज बरसात में अपनी कार से लौट रहा था, तो अस्पताल के गेट के पास अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई औरत है। अरे, ये तो वाकई औरत है। ओ माय गॉड। रामू, रामू, आओ डॉक्टर साहब। जल्दी आओ रामू, और देखो कोई हो तो बुला लो जल्दी से, इन्हें अंदर ले जाना है। अच्छा देखो, वक्त बर्बाद मत करो, इन्हें जल्दी अंदर ले चलो। आप मेरे साथ आइए, मैं मदद करता हूँ आपकी। राम, क्या झड़ी लगी डॉक्टर साहब? हाँ रामू, जल्दी करो, शायद ऑपरेशन करना पड़े। ठीक से, जरा पैरों को पकड़ के इन्हें भीतर ले चलो। हालत काफी गंभीर है। और सुनो, जरा देख कर। क्या हुआ रामू? कछु नहीं डॉक्टर साहब, गमला गिर गया। जरा संभाल कर। सिस्टर, सिस्टर। हाँ रामू, ठीक है, इन्हें यहाँ लेटा दो। जी हाँ। सिस्टर, सिस्टर। रामू, जल्दी से बुलाओ। और देखो, शायद डॉक्टर सूद आ गई हो तो उन्हें भी बुला लो, नहीं तो ये ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। मैं कहाँ हूँ? आप चिंता ना करें, आप अस्पताल में हैं। डॉक्टर, मेरा बच्चा। आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओह, मेरी बच्ची बहुत ये रही आपकी बच्ची। पर क्या डॉक्टर साहब? मैं कह रहा था कि आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपकी बच्ची तो एकदम गुड़िया जैसी है। सिस्टर, जल्दी करो, इंजेक्शन तैयार करो। पेशेंट इज फेंटिंग, कम ऑन, बी क्विक, क्विक। डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं कुछ ही देर मेरी इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं। इसके पिता की तो खदान में कुछ दिन पहले मौत हो गई। देखिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत रहिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए डॉक्टर साहब, मैं ऐसे शांत हो जाऊंगी, बिल्कुल शांत। मेरी बच्ची
कहिए कहिए, क्या प्रार्थना है? नहीं, आप भगवान की कसम खाइए। आप मेरी मानेंगे ना? हाँ। आप वादा कीजिए, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी डॉक्टर। मैं वादा करता हूँ, बोलिए। मेरी बच्ची की देखभाल कीजिएगा डॉक्टर साहब। इसका इस वक्त दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अब आप चुप रहिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप वादा मत भूलिएगा। मेरी बच्ची, बहुत कोशिश के बाद मैं उसे बचा नहीं सका और वो हमेशा के लिए चुप हो गई, एकदम चुप। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं जब कभी कोई डिलीवरी का इमरजेंसी केस देखता तो मैं कांप उठता। मेरे भीतर जैसे एक ज्वार फाटा, एक तूफान। मैं बयान नहीं कर सकता मुझे क्या हो जाता। आपको तो याद है जब मैं आपके साथ ऑपरेशन थिएटर में इसी तरह के केस को लेकर चला गया था। ये क्या, आप वापस जा रहे हैं? मैं मजबूर हूं डॉक्टर, मुझसे ये ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। आई एम सॉरी। आप जानते हैं कि केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है और फिर भी आप पेशेंट को इस हालत में छोड़कर जा रहे हैं। क्या हो गया है आपको? मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर महेश, तुम्हें क्या हो गया है? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया था। आप ऑपरेशन की तैयारी करो। कब एडमिट किया था इसे? कुछ देर हुई, यह अस्पताल के गेट के पास आकर गिर पड़ी। लगता है इसके साथ कोई भी नहीं। क्या कहा? कोई भी नहीं? ओह माय गॉड। थैंक यू डॉक्टर, यू हैव सेव्ड माय पेशेंट एज वेल एज द बेबी। तो ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। आपको कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। इस हालत में उसे अकेले ही आना पड़ा। अगर वक्त पर। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। शी हैज डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। कहाँ काम करते हैं आप? जी यही खदान में। खदान में? आप अपनी पत्नी से मिल लीजिए। जी। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ये रही आपकी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई ये तो हम डॉक्टरों का फर्ज है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची तो बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती है डॉक्टर साहब। देखो जरा संभाल कर उठाइए। जी हाँ। अरे ये इतनी साइलेंट कैसे? जरा बच्ची को मुझे दीजिए। जी लीजिए। ओह माय गॉड, ये कहीं मैं तो डर ही गया था। लीजिए, बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। मैंने वादा किया था, मैं निभाना चाहता था। मैं चाहकर भी बच्चे की बात उन दिनों आपको बता नहीं सका। मुझे वहां के वातावरण में एक घुटन सी महसूस होने लगी और उन्हीं दिनों आपके घर वाले भी जात पात के झगड़े के कारण हम दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। मैंने सारा ध्यान बच्ची की तरफ लगा दिया। मैं कह नहीं सकता क्या बात थी जो उस बच्चे की तरफ मैं खिंचता सा चला गया। कई दोस्तों ने सलाह भी दी कि क्यों एक बच्ची के लिए और जो तुम्हारी नहीं है तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसे अनाथालय में भेज दो और शादी करके सुखमय जीवन व्यतीत करो। पर मैं चाहकर भी ऐसा कभी नहीं कर पाया। मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया और मैं बिलासपुर चला गया। मैं नई जगह नए लोगों के बीच में गुजारना चाहता था। अरे आप लोग कॉफी लीजिए ना, कॉफी ठंडी हो रही है। हम ले रहे हैं। हमें आपकी कहानी सॉरी आप बीती काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने वहां नई जिंदगी की शुरुआत की। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत प्यार मिला।
बच्ची धीरे धीरे वक्त के साथ बड़ी होने लगी। उसकी खातिर मैंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि कई बार मैं खुद परेशान होता था, पर भगवान की आगे कभी किसी की चली है। क्यों? ऐसी कौन सी परेशानी थी? क्या प्रॉब्लम थी जो आप एक डॉक्टर होकर इस तरह मायूस? हर एक की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि वो ना चाहते हुए भी मायूस होकर भगवान की शरण में चला जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी बच्ची, जिसका मैंने मिलन नाम दिया था, धीरे धीरे जवान हो गई और सब जगह मिलन की खूबसूरती के साथ साथ उसके बर्ताव की, उसके व्यवहार की चर्चा होने लगी। मेरे लिए उन दिनों जिंदगी जैसे थम गई थी, कोई हलचल नहीं। ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ सन्नाटा है और शांत समंदर के बीचों बीच मैं अकेला खड़ा हूं। वहां के लोग तो उसके तराशे हुए होठों पर थिरकते हुए मुस्कान में खो जाते, पर अचानक सन्नाटे में एक रेत के गुब्बारे से भरा तूफान मेरी जिंदगी में आया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आप? जी, मैं प्रदीप सिन्हा, यहाँ खदान में मैनेजर हूँ। डॉक्टर साहब, कल हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना कि उसमें माधव की हालत ज्यादा खराब है। बैठिए। हाँ, हालत खराब थी, पर अब घबराने की कोई बात नहीं। जी। अरे, आप अभी तक खड़े हैं, बैठिए ना। ये मेरा घर है, दवाखाना नहीं। जी। एक प्याली चाय तो चलेगी ना? नहीं डॉक्टर साहब, इस वक्त नहीं। नो फॉर्मेलिटीज, लीजिए ना। अरे मिलन, तुम? मिस्टर सिन्हा, ये मेरी बेटी मिलन। बेटा, जल्दी से जाओ और चाय भिजवा दो। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, मैंने तो सुना है आपकी शादी। जी, मेरा मतलब है आपकी बेटी। आपने ठीक सुना है। ये कहानी मैं आपको। आई एम सॉरी, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा, आप मिलते रहिएगा। जी। सच आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा, गुड डे। गुड डे। प्रदीप सिन्हा से मेरे ताल्लुकात बढ़ते गए। बहुत ही सुंदर नौजवान था, बात करता तो मानो फूल झड़ते हों। मैं उसकी बातों में हमेशा खो जाता। कभी कभी रात की तन्हाइयों में चौंक कर बैठ जाता, सोचता रहता और स्वार्थी हो जाता, योजनाएं बनाने लगता। क्या मतलब? कहीं आप मिलन की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक समझा। अक्सर ये तमन्ना मेरे दिल में करवट ले रही थी कि काश मिलन का रिश्ता प्रदीप के साथ तय कर सकूं, पर यह सब कुछ मैं सोच सकता था, सिर्फ ख्यालों की दुनिया में अपनी बेटिया को दुल्हन के रूप में देख सकता था। मिलन तो मूर्तिकार की उस सुंदर मूर्ति के समान थी जिसमें मूर्तिकार ने सारी खूबसूरती भर दी थी, पर ओठ मजबूती से सी दिए थे। क्या मतलब है आपका? जी हाँ, मेरी बच्ची जन्म से गूंगी थी। नो, माय गॉड। और ये राज गिनती के लोगों को मालूम था। उन दिनों में देखा करता था मिलन के थिरकते ओठ जैसे कांप कांप कर मुझसे कह रहे हो, डैडी मुझे प्रदीप पसंद है, मुझे पसंद है प्रदीप। क्या प्रदीप भी मिलन में इंटरेस्ट ले रहा था? हाँ, हमेशा मुझे ऐसा ही लगा। कई बार मेरी गैरहाजिरी में वो घर भी आता था, पर मिलन हाथ जोड़कर नमस्ते करती और शर्मा कर भाग जाती। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी जिससे लगा कि शायद भेद खुल गया हो। क्यों, क्या हुआ महेश? अरे, आप तो एकदम बेसब्र हो रही हैं। कल सुन लीजिएगा ना। अब तो रात के करीब 3 बज रहे हैं। अरे, इतनी जल्दी 3 कैसे बज रहे हैं? देखिए, घड़ी ने मेरी बात की गवाही दे दी। अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। बात पूरी सुना दीजिए, नहीं तो मुझे यही लगेगा कि आपकी पुरानी आदत गई नहीं, हर बात अधूरी। आप अभी तक पूरी नहीं पुरानी बातें। खैर, एक दिन प्रदीप शाम को अकेले घर पर आया। डॉक्टर साहब, नौकर कहीं बाहर गया था डॉक्टर साहब, और मैं अस्पताल में था। रामो। प्रदीप आवाज देता हुआ घर के अंदर पहुंच गया। अरे, ये मिलन को? मिलन भीतर के कमरे में अचानक बेहोश पड़ी हुई थी। प्रदीप ने झट से मुझे फोन किया और मैं घर पहुंच गया और जाकर मिलन को इंजेक्शन वगैरह दिया। तब तक प्रदीप बाहर ड्राइंग रूम में बैठा परेशान था। क्या बात थी डॉक्टर साहब, अब कैसी है मिलन? कुछ नहीं, मामूली सा चक्कर आ गया था, अब ठीक है। लीजिए, चाय लीजिए। थैंक्स, मैं चाय घर से पीकर ही निकला था। नो फॉर्मेलिटीज, चाय लीजिए। जी, इसमें फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं।
दरअसल मैं ज्यादा चाय पी नहीं सकता, रात में ठीक से नींद नहीं आती। और फिर आप डॉक्टर होकर मुझे ज्यादा चाय पीने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। क्या मुझे भी पेशेंट बनाने का इरादा है? फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं। मिस्टर सिन्हा, थैंक यू। अगर आप आज नहीं आते तो शायद मिलन। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात हो गई? और फिर अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो मिलन मिस्टर सिन्हा, मिलन मेरा मतलब है। लगता है बुरा मान गए। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मैं जानता हूं आपकी बेटी हमेशा अपने आप में खोई रहती है, हमेशा चुप। मैंने तो आज तक उसे किसी से बात करते भी नहीं सुना। मैं यूं ही मजाक कर रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर सिन्हा, मैं खुद ही परेशान हूं। सोचता रहता हूं कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जिस भी घर में मिलन जाएगी उसके भाग्य खुल जाएंगे। कोई बहुत ही अच्छी किस्मत वाला इसका हाथ थामेगा। अच्छा, मैं चलता हूं डॉक्टर साहब। बैठिए ना, बैठिए। खाना यहीं खाकर जाइए। जी नहीं, फिर कभी, आज नहीं। अच्छा, एक मिनट सुनिए जी। सैटरडे रात का खाना आप यहाँ खा सकते हैं ना? ये बहुत अच्छा। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया खाना था। इतने दिनों बाद लगा कि घर का खाना खा रहा हूं। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अब एक हफ्ते तक खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिलन ने बनाया था। किचन में कुछ ना कुछ करती ही रहती है। इसे अपना ही घर समझिएगा और जब जी चाहें आ जाया कीजिए। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर ना जाने क्यों हिम्मत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैंने इस खत में लिख दिया है। बुरा मत मानिएगा प्लीज। वैसे मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे कुछ कहूं, पर मौका ही नहीं मिला। खैर, फिर किसी दिन। अच्छा डॉक्टर साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। देखे तो सही प्रदीप ने क्या लिखा है। माननीय डॉक्टर साहब, शायद आप इस खत को पढ़कर हैरान होंगे, लेकिन मैं कितने दिन तक बिना कहे रह सकूंगा। जो बात मैं कई दिनों से सीने में छुपाए हूं, वो आज मेरे होंठों तक आने के लिए बेचैन हो उठी है। पर न जाने क्यों आपके सामने मेरे होंठ बंद हो जाते हैं। मैं मिलन के लिए कहना चाहता हूं। मैं आज इस निश्चय पर पहुंच चुका हूं कि मैं मिलन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मिलन से शादी करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता मिलन के विचार क्या हैं और आपने अपनी बेटी के लिए क्या निश्चय किया है। अगर आप उचित समझें और जात पात पर विश्वास न करते हों तो मुझे ये सौभाग्य जरूर दें। कृपया मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए और अगर मिलन भी राजी हो तो हमें आशीर्वाद दीजिए। आपका प्रदीप। सरकार। क्या है रामू? सरकार, आपको बिटिया बुला रही है सरकार। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मैं इस घड़ी को कुछ वक्त के लिए टालना चाहता था। प्रदीप ने खत में मुझे एक शौक सा दे दिया। मैंने अपने आप में पक्का निश्चय कर लिया था कि मैं प्रदीप को मिलन के बारे में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। तो क्या आपने प्रदीप को मिलन के बारे में बतला दिया? नहीं, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन अस्पताल में यस, बोल रहा हूं। क्या कहा? खदान में एक्सीडेंट हो गया? शायद 20 आदमी मर गए। क्या कहा? मैनेजर बुरी तरह घायल है, नाक और कान से खून बह रहा है। ठीक है, मैं अभी आता हूं, 5 मिनट में पहुंचता हूं। ओ माय गॉड, प्रदीप को क्या हो गया? कहीं
कहाँ जा रहे हो डॉक्टर? तुम्हारा वहां पर कोई काम नहीं। तुम जीती हुई बाजी हारना चाहते हो। हाँ हाँ, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। प्रदीप के कान के पर्दे डैमेज हो गए हैं। यहाँ तुम्हारे बगैर उसका इलाज और कोई नहीं कर पाएगा डॉक्टर, कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं करूंगा उसका इलाज, मैं करूंगा। तुम पागल हो गए हो, जानते नहीं प्रदीप का इलाज नहीं होगा तो वो बहरा हो जाएगा। फिर सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा। और क्या चाहिए तुम्हें डॉक्टर, और क्या चाहिए? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे मेरे फर्ज से अलग मत करो। मैं डॉक्टर हूं और ये मेरा फर्ज है। मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं एक दुखी बाप का दिल। अब भी वक्त है, सोच लो। तुम्हारे मिलन की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें एक सुनहरा मौका मिला है। प्रदीप को हमेशा हमेशा के लिए बहर कर दो। डॉक्टर, ये राज को राज ही रहने दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है डॉक्टर। बंद करो बकवास, बंद करो। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बात है डॉक्टर? डॉक्टर! कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिस्टर, जल्दी से एम्बुलेंस तैयार करो। इमरजेंसी केस है। खदान में सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। चलो, जल्दी से चलो। यस डॉक्टर। और मैंने कड़ी मेहनत करके प्रदीप को बचा लिया। मैं अपना स्वार्थ अलग रखकर अपना फर्ज पूरा करते रहा। मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर के पेशे पर कोई थप्पा आए। मेरा स्वार्थ हार गया, लेकिन फर्ज जीत गया। तो क्या प्रदीप इस एक्सीडेंट से ठीक हो गया? बताता हूं। ठीक हो जाने के बाद प्रदीप ने एक दिन डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खत दिया था। आपने अभी मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। मैं समझ लूं कि आपको ये रिश्ता स्वीकार नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं एक राज है जो बता देना चाहता हूं। वो क्या डॉक्टर साहब? मिलन, जिसे आप मेरी बेटी समझ रहे हैं, वो दरअसल मेरी बेटी नहीं है। आज से कोई 18 साल पहले मैं छिंदवाड़ा में था। उस वक्त की एक अनजान औरत की अमानत उसे मैं सीने से लगा के रखा हुआ हूं, जिसकी जात पात का मुझे कुछ पता नहीं। डॉक्टर साहब, क्या आप भी जात पात पर विश्वास करते हैं? मैं नहीं करता, पर इसके अलावा मिलन जन्म से गूंगी है। ये बात मुझे मालूम है डॉक्टर साहब। क्या तुम्हें मालूम है? और फिर भी तुम मिलन से शादी करना चाहते हो? हाँ डॉक्टर साहब, अगर आपका आशीर्वाद हो तो। ओ बेटे प्रदीप, प्रदीप। सुबह हो गई। तुम लोग फिर से ऐसा नहीं कर रहे हो। चलो मम्मी के पीछे खड़े हो जाओ। चलो एक कतार में। शाबाश शाबाश। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। ये शोर कैसा? ठीक है, वेरी गुड। यही तो मेरी मिलन, प्रदीप और उसके बच्चे हैं। लड़का 5 साल का और लड़की 4 साल की। रोज सुबह चारों मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मैंने तुमसे कह दिया ना। पापा पापा, मैं लाइन में आगे थी और इसे देखो मम्मी के आगे जा रही है। मुन्ना। नहीं पापा, मैं आगे था, ये झूठ बोल रही है। नहीं पापा, मैं आगे थी। देखो बोलो तुम बड़े हो। अच्छा हो गया, तुम दोनों आगे हो।
चलो शाबाश, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। गर्म रेत पर होठों के निशान। अभी आपने नारायण ग्वालानी का लिखा नाटक सुना। प्रस्तुत करता थे त्रिपुरारी कांत शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण वाजपेयी, D.K. ठाकुर, शीतल पाठक, दत्तात्रेय मर्डीकर, इंदिरा चंद्रा, माया फ्रांसिस, मनीषा गुप्ता, कीर्ति मेरी फ्रांसिस और मिशेल वुल्फ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी नागपुर से प्रसारित किया गया।